हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद राज सर। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस जो डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला पार्ट है यूनियन एंड स्टेट्स। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 1। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है, आपको याद रखना है, आर्टिकल 1 का मतलब कोई एग्रीमेंट नहीं है। स्टेट जो स्टेट्स है उसमें कोई एग्रीमेंट नहीं है कि ये स्टेट कब बाहर चला जाएगा, कभी अंदर आ जाएगा। यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है, ये कभी कभार पूछता है। फर्स्ट आर्टिकल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है। आर्टिकल 3 क्या है? सेपरेशन ऑफ स्टेट, चेंज द नेम ऑफ द स्टेट, यूनिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब क्या है? आर्टिकल 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे 2000 साल में हुआ था क्या, मध्य प्रदेश को तोड़ के छत्तीसगढ़ बनाया गया था। सो सेपरेशन ऑफ स्टेट, ये वाला है सेपरेशन ऑफ स्टेट। उसके बाद उत्तराखंड बनाया गया यूपी से तोड़ के, झारखंड बनाया गया बिहार से तोड़ के, सो तेलंगाना बनाया गया आंध्र प्रदेश को तोड़ के। सेपरेशन ऑफ स्टेट ये कौन से आर्टिकल के ऊपर बेस करके होता है? आर्टिकल 3। ठीक है, आर्टिकल 3 आप याद रख लीजिएगा। चेंज द नेम ऑफ द स्टेट, जैसे केरला का नाम हुआ केरलम, ये वाला चेंज द नेम ऑफ द स्टेट। ठीक है। यूनिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, ये अभी तक नहीं हुआ, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर पार्लियामेंट चाहे तो यूनिफिकेशन ऑफ स्टेट भी हो सकता है। 2 या 3 कोई भी स्टेट जुड़ के एक स्टेट बन सकता है। सो आर्टिकल 3 के तहत सेपरेशन ऑफ स्टेट, चेंज द नेम ऑफ द स्टेट, यूनिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, ये सब होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। पार्ट 2 सिटीजनशिप में है। सिटीजनशिप में मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 8, एनआरआई। एनआरआई का मतलब क्या है? नॉन रेसिडेंट इंडियन, जो भारत में नहीं रहते लेकिन भारत से जुड़े हुए हैं। उसका मम्मी हो या पापा हो, कोई भी हो, इंडियन है। सो नॉन रेसिडेंट इंडियन, इंडिया में रहता नहीं है लेकिन ये लोगों को वोट का अधिकार है। ठीक है, नॉन रेसिडेंट इंडियन इंपॉर्टेंट है। कभी कभार पूछता है एनआरआई कौन से आर्टिकल में पूछा है। एनआरआई कौन से आर्टिकल में बोला गया है? आर्टिकल 8। आर्टिकल 11, पार्लियामेंट विल रेगुलेट सिटीजनशिप एक्ट्स। ये वाला क्वेश्चन 2026 में आरआरबी एनटीपीसी में पूछा था। पार्लियामेंट विल रेगुलेट, और कौन सा आर्टिकल में बोला गया है कि पार्लियामेंट विल रेगुलेट द सिटीजनशिप एक्ट्स? आर्टिकल 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला है 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स होता है। ठीक है, पहला जो राइट है, राइट टू इक्वलिटी, जो आर्टिकल 14 में आता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये अगर आर्टिकल सब आप समझ जाएंगे ना तो कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, आर्टिकल 14 में क्या बोला है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। और इसका मतलब क्या है? लॉ के सामने हर कोई इक्वल है, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब है गवर्नर के साथ या प्रेसिडेंट के साथ कोई आम आदमी का कंपैरिजन नहीं हो सकता है। सो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब एक स्ट्रैटा मेंटेन होगा, उसके उसको ही बोला है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब गवर्नर के साथ गवर्नर होगा किसी लॉ के तहत। सो इक्वल प्रोटेक्शन उन लोगों को मिलता है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलता है जो आम आदमी को नहीं मिलता है। सो इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है। आर्टिकल 15, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इसके बाहर अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा तो ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं माना जाएगा, ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 15 में बोला है। आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 में क्या बोला है? इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी होगा लेकिन प्राइवेट में नहीं हो सकता है। सो आर्टिकल 16 इज बाउंड ओनली फॉर द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। आर्टिकल 17, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 क्या है? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स का मतलब एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, टाइटल्स जैसे राजा राजा के टाइम में होता है, राजा, राय बहादुर, ये टाइप, ये सब टाइटल्स था। ये टाइटल्स आप नाम के पहले या बाद में यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि भारत रत्न या पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सब अवार्ड्स है। सो टाइटल्स और अवार्ड्स इज डिफरेंट। सो आर्टिकल 18, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 क्या बोला है? 6 फ्रीडम के बारे में है, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड ट्रेड। एक्सप्रेशन, कोई भी जो
कोई भी कुछ भी एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। असेंबल, पीसफुल असेंबल इज पॉसिबल फॉर एनीवेयर इन इंडिया। एसोसिएशन, कोई भी एसोसिएशन कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, भारत के कहीं पर भी रिसाइड कर सकता है और ट्रेड कर सकता है। सो आर्टिकल 19(6) फ्रीडम के बारे में बोला है। ये क्वेश्चन भी आता है कि कितना फ्रीडम के बारे में बोला, 6 फ्रीडम्स, ठीक है। आर्टिकल 20, ensure that no person is prosecuted and punished for the same offense more than once, प्रोटेक्शन फ्रॉम ex post facto laws। इसका मतलब क्या है, कोई भी अगर पर्सन कोई क्राइम किया है, उस क्राइम के बारे में प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड एक बार से ज़्यादा नहीं हो सकता है। मतलब एक ऑफेंस के लिए एक बार ही सज़ा होगा, 2 बार या 3 बार ऐसा सज़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। और जो लॉ है उसी के तहत उसको सज़ा मिलेगा। आर्टिकल 20 बोला है, उसके बाहर उसको सज़ा नहीं मिल सकता है, ठीक है। आर्टिकल 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पर्सनल लिबर्टी हर किसी के पास है। अगर इमरजेंसी के टाइम में सब आर्टिकल बंद हो जाए फंडामेंटल राइट का, ये आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कभी बंद नहीं होता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन, ये कब ऐड हुआ, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, ठीक है, याद रख लीजिएगा। 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप, इससे नीचे भी नहीं उससे ऊपर भी नहीं। राइट टू एजुकेशन ओनली फॉर प्राइमरी एजुकेशन। तो आर्टिकल 21A से क्वेश्चन आता है। फर्स्ट 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड हुआ था। उसके बाद कौन सा एज ग्रुप, 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप। उसके बाद 6 से नीचे नहीं, 14 से ऊपर नहीं, और ओनली फॉर प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन वहीं पर बन गया। उसके बाद आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, किसी को अगर अरेस्ट किया गया तो उसको विदिन 24 नियरेस्ट कोर्ट में हाजिर करना पड़ेगा। सो ये वाला प्रोटेक्शन है, किसी को अगर अरेस्ट किया गया तो उसके लिए आर्टिकल 22, ठीक है। उसके बाद चलते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, किसी को आप फोर्स लेबर नहीं कर सकते हैं, बट ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स नहीं हो सकता है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। सो आर्टिकल 23 क्लियरली सेड दिस। एंड देन आर्टिकल 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैजर्डस वर्क, ये भी बिलो द एज ऑफ 14 के लिए है, 14 ईयर से ऊपर के लिए नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैजर्डस वर्क, कोई अगर एक्टिंग कर रहा है तो ये तो हैजर्डस वर्क नहीं हुआ। सो एक्टिंग कर सकता है या कोई नॉन हैजर्डस वर्क कर सकता है। हैजर्डस वर्क मतलब कोई अगर बारूद कंपनी में काम कर रहा है, कोई अगर और भी केमिकल कंपनी में काम कर रहा है, तो ये वाला हैजर्डस वर्क हो गया। सो आर्टिकल 24 हो गया। उसके बाद आर्टिकल 25 से 28 है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है, ठीक है। एमसीक्यू जब करेंगे ये सब रिविजन हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट, हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला है B.R. अम्बेडकर ने, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में बोला है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज, पार्ट 4 में है 36 to 51, ठीक है। आर्टिकल 38, सोशल ऑर्डर फॉर वेलफेयर, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। आर्टिकल 38 है। आर्टिकल 39 है इक्वल लाइवलीहुड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और भी है इक्वल पे फॉर इक्वल लाइवलीहुड का मतलब क्या है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वोमेन, ठीक है। मेन एंड वोमेन एक ही काम के लिए एक ही सैलरी होगा, गवर्नमेंट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। आर्टिकल 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा है, बहुत एग्जाम में पूछा है, पंचायती राज, आर्टिकल 40। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स, ये पहले 6 to 14 ईयर्स था, अप टू 14 ईयर्स था। इसके बाद जब 21A आया, अभी अभी हम लोगों ने देखा, तब ये बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स हो गया, अर्ली चाइल्डहुड केयर बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स, ठीक है। 48A एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी जो आप देख रहे हैं नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ठीक है। उसके बाद आप अगर देखें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, बायोडाइवर्सिटी है, गवर्नमेंट जो प्रोटेक्शन देता है ये आर्टिकल 48A के तहत देता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये आर्टिकल पूछता है कौन सा आर्टिकल में है, 51A पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद चलते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में क्या बोला है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, ये वाला याद रख लीजिए, यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट
आर्टिकल 54, आर्टिकल 61 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत बार पूछा है एग्जाम, एसएससी हो या रेलवे हो, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 61, आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड आर्टिकल 75 पीएम एंड मिनिस्टर्स, मतलब पीएम कॉम अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ये वाला आर्टिकल 75 से हो गया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 79 पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर बाइकैमरल लेजिस्लेचर होगा, राज्यसभा लोकसभा, ये वाला आर्टिकल 79 में बोला गया है। आर्टिकल 80 राज्यसभा के बारे में पूछा है, बोला है। आर्टिकल 81 लोकसभा, आर्टिकल 85 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, सेशन जो होता है, तो सेशंस ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल 85, आर्टिकल 100 वोटिंग इन द हाउसेस, वोटिंग मतलब 100, आर्टिकल 100, आर्टिकल 105 पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, जो एमपीज होता है उन लोगों का पावर प्रिविलेजेस 105 में बोला, ठीक है। जुडिशियरी आर्टिकल 1 to 4, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कौन सा आर्टिकल है, 124 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। 131 ओरिजिनल जुडिशियल का मतलब क्या है, कोई भी केस जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में कोई केस कर सकता है, अगर कोई केस करेगा तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकता है, ये वाला ओरिजिनल जुडिशियल में होता है। ये कभी कभार इंटरस्टेट डिस्प्यूट में होता है, कभी कभार इलेक्शन डिस्प्यूट में होता है, तो ये ओरिजिनल जुडिशियल में होता है। आर्टिकल 131, 136 स्पेशल लीव पिटिशन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि स्पेशल लीव पिटिशन कौन से आर्टिकल में बोला है, 136। आर्टिकल 141 लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग टू ऑल, अगर कोई लॉ डिक्लेयर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये हर किसी के लिए, हर इंडियन के लिए बाइंडिंग होगा, जो कोई भी हो, ठीक है। 143 आर्टिकल 143 प्रेसिडेंशियल एडवाइस और एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं किसी भी मैटर में, सो इट इज़ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है प्रेसिडेंट को एडवाइस 143 के तहत। एडवाइजरी जुरिडिक्शन, ये क्वेश्चन पूछता है, ये एडवाइजरी जुरिडिक्शन इन व्हिच आर्टिकल, आर्टिकल 143, ठीक है। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में 352 नेशनल इमरजेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, इसका मतलब स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, और आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर पूछा कि कितने बार नेशनल इमरजेंसी हुआ, 3 बार, भारत में 3 बार नेशनल इमरजेंसी हुआ है, एक बार 1962, एक बार 1971 से 77 तक, और एक बार हुआ था 1975 से 77 तक, 3 बार नेशनल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट रूल बहुत सारे स्टेट में बहुत बार लग चुका है, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी नहीं हुआ है अभी तक, ये कभी कभार पूछता है कौन सा इमरजेंसी अभी तक नहीं लागू हुआ है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 360, 52, 56 एंड 60, 4 का अंतर है, देख लीजिएगा, बहुत ईजी है। उसके बाद आर्टिकल 245 to 263 लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, ठीक है। 246 डिवीजन ऑफ पावर, स्टेट कौन से सब्जेक्ट में लॉ बना सकता है, सेंटर कौन से सब्जेक्ट में लॉ बना सकता है, ये सब दिया हुआ है, ठीक है, आर्टिकल 246 में। 248 रेसिडुअरी पावर टू द पार्लियामेंट, जो सब पावर कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब नहीं किया गया है, जैसे 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट। यूनियन लिस्ट में 100, स्टेट लिस्ट में 61 एंड कॉन्करेंट में 52। इसके बाहर जो पावर है सब किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। ये कौन से आर्टिकल में है, 248। उसके बाद 249 पार्लियामेंट पावर ओवर द स्टेट लिस्ट, अगर राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करे कि स्टेट लिस्ट के बारे में और स्टेट लिस्ट के किसी भी लिस्ट में लॉ बनाना चाहे तो पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, ठीक है। 262 इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, केरला के साथ तमिलनाडु का कोई डिस्प्यूट हो गया, तो ये आर्टिकल 262 के तहत इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल फॉर्म किया जाएगा, उसके बाद इसका रिजॉल्व होगा, ठीक है। आर्टिकल 262। 263 इंटरस्टेट काउंसिल, स्टेट और स्टेट सेंटर के बारे में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए इंटरस्टेट काउंसिल फॉर्मेशन किया गया है, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है, आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फाइनेंस कमीशन कितना मेंबर है, 5 मेंबर बॉडी, ठीक है। फाइनेंस कमीशन का काम क्या है ना, जो नेट टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, सेंटर और स्टेट के बिटवीन, उसको ठीक काम करता है फाइनेंस कमीशन, ठीक करता है। आर्टिकल 315 यूपीएससी, आप जानते हैं यूपीएससी एग्जाम लेता है, मेरिट सिस्टम, आर्टिकल 315। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 326 वोटिंग राइट्स,
जो हम वोट देते हैं 18 साल से ऊपर कोई भी है, वोटिंग राइट होता है, वोटर कार्ड बनता है, ये आर्टिकल 326 के तहत। सो वोटिंग राइट। 300A राइट टू प्रॉपर्टी, ये कौन से आर्टिकल में था? आर्टिकल 31। अमेंडमेंट हुआ था 44th अमेंडमेंट, ठीक है, 1978 में ये चेंज होकर 300A में आ गया है, ठीक है, आर्टिकल 31। तो राइट टू प्रॉपर्टी पहले ये फंडामेंटल राइट था, अब लीगल राइट है। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए ये वाला हो गया आर्टिकल। अब देख लेते हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यू, फर्स्ट एमसीक्यू क्या बोला है? द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडेड फॉर अंडर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। अभी अभी बोला कौन सा होगा? बी इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 32, ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच आर्टिकल? आर्टिकल 310। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर क्या है? ब्रिटिश के टाइम में कोई अगर सिविल सर्वेंट होगा तो सिविल सर्वेंट को कभी भी कोई कॉज दिखाए बिना ही उसको सस्पेंड या डिसमिस कर सकते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसको ही आर्टिकल 310 में बोला गया है, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। उसके बाद देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। Which new provisions was added in the Indian Constitution which provided that no person shall be deprived of his property saved authority of law? प्रॉपर्टी के बारे में पूछा है, कौन सा होगा? 300A। अभी अभी किया हम लोगों ने, सो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट, which of the following articles state that vice president is the ex officio chairman of the council of state? vice president ex officio chairman होगा, कौन सा आर्टिकल? ऑप्शन डी, आर्टिकल 64, ठीक है। नेक्स्ट, द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया। मैनर ऑफ इलेक्शन कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 55। ये वाला याद रख लीजिएगा, मैनर ऑफ इलेक्शन अगर बोला तो आर्टिकल 55, सो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट, व्हिच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डनिंग पावर। किसी का अगर फांसी का सजा हुआ है, प्रेसिडेंट के पास पावर है उसको माफ करने का, सो ये कौन सा आर्टिकल में है? ऑप्शन ए, आर्टिकल 72, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following articles empowers the president to appoint the prime minister of India? प्रेसिडेंट पीएम कॉम को अपॉइंट कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, ऑप्शन बी, आर्टिकल 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर which constitutional article newspaper do not have the right to publish reports of the proceeding of secret session of either house of the parliament or legislative assembly and legislative council of India? ये वाला कौन सा है? इसका आंसर है, ये आप याद रख लीजिएगा, बी, 361A, आर्टिकल 361A। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, चूज द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट एनवेगिसेस फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। अभी अभी हम लोगों ने किया आर्टिकल 21A। देख रहे हैं एमसी को कैसे हो जा रहा है। The Constitution of India guarantees that all citizens will be equal before law. Under which article? Equality before law and equal protection of law. पहले ही बोला था फंडामेंटल राइट का फर्स्ट आर्टिकल और आर्टिकल नंबर 14, ठीक है, तो इसका है डी। नेक्स्ट, चाइल्ड लेबर एम्प्लॉयमेंट इन फैक्ट्री इज बैंड इन इंडिया बिलो द एज ऑफ। चाइल्ड लेबर अभी अभी बोला था आर्टिकल 24 में था, बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स ऑफ एज, आर्टिकल 24, तो इसका आंसर है सी, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द पार्लियामेंट लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट? स्टेट लिस्ट के कोई भी सब्जेक्ट में लॉ बना सकता है पार्लियामेंट। अभी अभी हम लोगों ने किया आर्टिकल 249, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट, व्हिच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबोलिशेस अनटचेबिलिटी and its practice in any form? So इसका आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 17। अभी हम लोगों ने देखा, सो इज द ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, which article of Constitution of India guarantees all citizens the freedom of speech and expression? आर्टिकल 16, 17, 18 और 19। इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 19, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूव, रेसिडेंट, ट्रेड, ये वाला आर्टिकल 19 में है। So speech and expression, article 19, so D is the correct answer. Next, question number 15, which article of Constitution of India states that subject of certain limitation every religious denomination shall have the right to establish and maintain the institution for religious and charitable purposes?
इसका आंसर है आर्टिकल 26। कोई भी अगर चाहे, कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन अगर चाहे कि इस्टेब्लिश करना चाहे या मेंटेन करना चाहे, कोई भी अगर मंदिर या मस्जिद बनाना चाहे तो बना सकता है, चैरिटेबल पर्पस के लिए और रिलीजियस पर्पस के लिए। सो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 26, ठीक है, इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 16, which article of Constitution of India states that no religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of the state fund? गवर्नमेंट एडेड कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता है। ये वाला कौन सा आर्टिकल में बोला गया? इसका आंसर है आर्टिकल 28। देखा, हमने बोला था कि रिलीजियस जो फ्रीडम है एमसीक्यू में हो जाएगा। सो एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट एडेड स्कूल में नहीं दिया जा सकता है, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 28 ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of Constitution of India states that no citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of the state fund on the ground of only religion, race, caste, language or any of them? कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। गवर्नमेंट एडेड कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर होगा, सो ये जो रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, कोई भी बैरियर नहीं बनेगा। ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है? ये वाला दिया गया है आर्टिकल 29, ठीक है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और भी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। बाय।